फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में हम हर्षवर्धन की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। गुप्त काल के बाद स्थानीय स्तर पर कई राजनीतिक इकाइयों का विकास हुआ और भूमिदान के कारण कृषि विस्तार भी जो है संभव हुआ। अभिलेखों तथा साहित्य से इस समय के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 7वीं शताब्दी के दौरान थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धनों के विषय में पता चलता है। इस वंश के बारे में जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। ये स्रोत हैं: हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद नामक रचनाएं लिखी। इसके अलावा बाणभट्ट ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की। चीनी यात्री हविनसांग जो है इसी समय भारत आया और वो जो है 630 से 644 ईस्वी जो है भारत में रहा। उसने जो है सियुकी नामक पुस्तक लिखी जिसका अनुवाद है पश्चिमी साम्राज्य का रिकॉर्ड। और हविनसांग ने हर्ष के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने पुस्तक में दी है। इस दौरान के जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उत्तर भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ। कई राजनीतिक इकाइयां उभर कर जो है आ गई थी। ये राजनीतिक इकाइयां निम्न प्रकार की थी, जैसे कि उत्तरी गुप्ता, इनका शासन मगध और मालवा पे था। इनको लेटर गुप्ता भी कहा जाता है। मौखरियों का शासन जो है कन्नौज पे था। कन्नौज जो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। और बाद में यहाँ पर वर्धनों का शासन हो जाता है। हर्षवर्धन जो है इसको अपने नियंत्रण में ले लेता है। पुष्यभूति या वर्धन, इनका शासन थानेसर ऊपरी गंगा घाटी में था, जो पंजाब क्षेत्र है वहाँ पे जो है इनका शासन जो है हमें दिखाई देता है। इसके अलावा मैत्रकों का शासन गुजरात तथा पश्चिमी मालवा में था और इनकी राजधानी वल्लभी थी। ये पहले गुप्त शासकों के सामंत रहे थे। इसके बाद हम गौड़ की बात करते हैं। गौड़ इसका शासक इस वंश का शासक जो है शशांक था और गौड़ का जो शासन है वो बंगाल में था। वर्मन जो है ये कामरूप या असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में जो है स्थापित थे। वहां से ये जो है शासन कर रहे थे। अब हम एक बार मैप में देख लेते हैं इन्हें। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमें पुष्यभूति, जिनके बारे में ये वीडियो है, उनका जो है उल्लेख है। ये स्थानेश्वर से जो है शासन कर रहे थे। इसके बाद मैंने मौखरी का उल्लेख किया जो कन्नौज से शासन कर रहे थे और यहाँ पे बाद में हर्षवर्धन जो है अपना कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद आपको लेटर गुप्ता या उत्तरी गुप्ता दिखेंगे। इसके बाद वर्मन जो है ये आसाम रीजन में आपको दिखाई देंगे। बंगाल में जो है गौड़ों का शासन था एंड मैत्रका जो है वो वल्लभी से शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे देखिए आपको मैत्रक दिखेगा और इनका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो वल्लभी क्षेत्र था। इसके अलावा आपको मालवा रीजन दिखेगा जिसको लेकर के जो है प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। यहाँ पे आप कन्नौज देख सकते हैं जो कि मोकरी के शासन के अंतर्गत आता था, जिसको लेकर के जो है बंगाल के शासक और हर्षवर्धन के बीच जो है झगड़ा हुआ। और इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें, जो दक्षिण में राज्य थे उसमें भी हमें चालुक्य, पल्लव एंड पांड्यास का जो है इस समय उल्लेख जो है दिखाई देगा। तो चालुक्य जो है इस समय महत्वपूर्ण शक्ति थे, चालुक्य एंड पल्लवास, जिनके बारे में हम बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे। 7वीं शताब्दी के दौरान जो है राजनीतिक केंद्र में परिवर्तन दिखाई देता है। अब पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण हो गया था। कन्नौज तथा मगध की शक्तियों के मध्य संघर्ष दिखाई देता है, मौखरी और उत्तर गुप्ता या लेटर गुप्ता जिनको कहा जाता है। इस दौरान दो राजनीतिक गुट देखने को मिलते हैं, जिसमें पुष्यभूति और मौखरी एक तरफ थे तो दूसरी तरफ बंगाल के गौड़ और उत्तरी गुप्ता या लेटर गुप्ता। हर्षवर्धन और बंगाल के शासक शशांक के समय यह शत्रुता काफी बढ़ जाती है और इस शत्रुता का कारण था हर्ष के द्वारा गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों पे कब्जा कर लेना। डीसी सरकार ने इसको ही गौड़ कान्यकुब्ज संघर्ष के आरंभ का कारण माना है। पुष्यभूति का मुख्य स्थान स्थानेश्वर था। ये पंजाब के अंबाला जिले का थानेश्वर है। इस वंश के आरंभिक 3 शासकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो चौथा शासक है वो प्रभाकर वर्धन था, जिसको एक महान सेनापति के रूप में जाना जाता है और जिसने कई युद्ध जीते थे।
राजकुमारी राज्यश्री का विवाह मौखरी शासक ग्रहवर्मा जो कि कन्नौज से था उससे किया जाता है। इससे हमें वर्धनों का मौखरियों से वैवाहिक संबंध पता चलता है। मौखरी जो है कन्नौज में स्थापित थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन जो है 605 ईस्वी में सत्ता में आता है और इसी समय मालवा शासक जो है वो मौखरी शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और राजश्री को जो है कैद कर लेता है। राज्यवर्धन ने सत्ता की बागडोर अपने भाई हर्षवर्धन को सौंपकर कन्नौज की ओर कूच कर देता है क्योंकि उसकी जो बहन है राजश्री उसको जो है ग्रहवर्मा जो कि मालवा का शासक है वो जो है कैद कर लेता है। राजश्री को बचाने के लिए वो जो है कन्नौज की ओर जाता है, किंतु रास्ते में ही इसके द्वारा मालव सेनापति को पराजित करने का उल्लेख हमें मिलता है। उसकी अगली लड़ाई गौड़ शासक शशांक जो कि बंगाल से था इससे भी हुई और हर्ष चरित्र बताता है कि शशांक ने षड्यंत्र करके राज्यवर्धन को मार डाला। राज्यवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन जो है अगला शासक बनता है और वह कन्नौज की ओर कूच करके अपनी बहन राजश्री को बचा लेता है जो कि सती होने जा रही थी। इसके बाद कन्नौज पर पुष्यभूतियों का नियंत्रण हो जाता है। हर्षवर्धन को वर्धन वंश का महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, जो न कि थानेश्वर से शासन करता है बल्कि वह अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वो कन्नौज क्षेत्र में करता है। वह अपने बहन को जो है बचाता है। इसके अलावा जो कन्नौज की सत्ता है उसपे जो है अपना नियंत्रण पूरी तरीके से स्थापित करता है। परमाणु से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने कई विजय की। हर्ष द्वारा शशांक को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उसने उड़ीसा के कोनगोड़ा के कुछ भागों पे कंट्रोल किया। उसने उत्तर पश्चिम में सिंध के शासक को भी जो है पराजित किया। उसने पश्चिम में वल्लभी को भी हराया। हर्ष का जो नियंत्रण है वो कश्मीर पे भी था। लेकिन सभी कुछ अच्छा नहीं था। प्रमाण बताते हैं कि चालुक्य शासक पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को बुरी तरीके से पराजित किया। इसकी पुष्टि जो है स्वेनजांग और एहोल प्रशस्ति से जो है होती है। हर्षवर्धन को संपूर्ण उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है और इसकी सहमति चालुक्य अभिलेखों से भी होती है, लेकिन विद्वान मानते हैं कि यह बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। कहा गया कि हर्षवर्धन का जो नियंत्रण है वो थानेश्वर, कन्नौज, अहिछत्र, श्रावस्ती व प्रयाग इत्यादि क्षेत्रों पे था। उसका साम्राज्य मगध और उड़ीसा तक विस्तृत था। नर्मदा उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा थी। पश्चिम के वल्लभी शासक और पूर्व में कामरूप के भास्कर वर्मन और ध्रुव भट्ट उसका आधिपत्य स्वीकार करते थे, मतलब उनको भेंट इत्यादि देते थे और लड़ाई के वक्त जो सेना इत्यादि है वो भी जो है एक तरीके से उपलब्ध करवाते थे। इतिहासकार आरसी मजुमदार का कहना है कि पूर्व में शशांक के रहते कन्नौज का विस्तार पूर्व में कामरूप तक नहीं हो सकता था। अभिलेख के प्रमाण बताता है कि घोड़ों की शक्ति न केवल मगध और बंगाल में स्थापित थी बल्कि उड़ीसा के गंजाम जिले में भी उनके अधीनस्थ शासक रहे थे। घोड़ों को दोवाब व कामरूप दोनों जगह से दबाव झेलना पड़ रहा था, किंतु फिर भी गौड़ों ने अपनी शक्ति का विस्तार बंगाल के बाहर के क्षेत्रों में किया। राजा, सामंत और महासामंत जैसी उपाधियां धारण करने वाले अधीनस्थ शासक हर्ष के संवत 606 ईस्वी का प्रयोग करते थे। हर्ष के काल में चीन के प्रतिनिधियों का आगमन होता रहा। चीनी यात्री ज़ुएनज़ांग ने हर्ष की राजधानी कन्नौज का वैभवपूर्ण चित्रण किया है। वह लिखता है कि हर्ष ने दिन को हिस्सों में बांट दिया था। दिन के पहले हिस्से में वह प्रशासनिक कार्य को देखता था, दूसरे व तीसरे हिस्से में वह धार्मिक क्रियाकलाप को संभालता था। वह आगे कहता है कि हर्ष पूरे साम्राज्य का दौरा करता था और उसकी सभाओं में अधीनस्थ शासकों सहित प्रतिहार भी उपस्थित रहते थे। हर्ष को धार्मिक भूमि अनुदानों के कारण भी जाना जाता है। ज़्वेनज़ांग कहता है कि हर्ष शायद मंत्रियों और अधिकारियों को भूमि दान द्वारा भुगतान करता था। प्रमाण बताते हैं कि गुप्तकालीन पद व परंपराएं अभी भी जारी थी। बाणभट्ट ने वनपालों का उल्लेख किया है। सर्वपल्लीपति नाम से गांव के अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है। ज़्वेनज़ांग ने लिखा है कि प्रजा पर उदारता पूर्वक कर लगाया जाता था तथा राजा किसानों से अनाज के उत्पादन का छठा भाग कर के रूप में लेता था। अभिलेखों में भाग, भोग, कर तथा हिरण्य आदि करों का भी उल्लेख हमें मिलता है।
श्वेनज़ोंग ने सेना का जो उल्लेख किया है, उसमें उसने पैदल सेना, अश्वसेना, रथ सेना व हाथी सेना का उल्लेख किया है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों से राजा के विजय स्कंधावार का उल्लेख मिलता है, जहां नाव, हाथी व घोड़े इत्यादि भी खड़े रहते थे। वर्धन वंश के आरंभिक शासक सूर्य के उपासक थे। राज्यवर्धन को बुद्ध का उपासक माना जाता है। हर्ष को शिव का उपासक माना जाता है, किंतु उसकी आस्था बुद्ध में भी थी। माना जाता है कि हर्ष ने कन्नौज में एक सभा बुलवाई थी, जिसमें श्वेनजोंग सहित कई विद्वानों ने महायान सिद्धांत पर अपने आख्यान दिए थे। इस सम्मेलन में श्रमण, ब्राह्मण और अन्य संप्रदाय के लोगों ने हिस्सा लिया था। असम और वल्लभी के शासकों के अलावा कई अन्य शासक भी जो है यहाँ पे मौजूद थे। हर्ष को कला का संरक्षक, कई कलाओं में निपुण और 3 नाटक लिखने का श्रेय दिया जाता है। 3 नाटक थे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली ग्रंथ बोधिसत्व जीमूत वाहना पर लिखी रचना थी, जबकि प्रियदर्शिका और नागानंद को हास्य प्रेम प्रसंग माना जाता है। इसके अलावा इसने व्याकरण पर 1-2 पुस्तक और सूत्र पर 2 रचनाएं लिखी। माना जाता है कि हर्ष ने स्वयं ही बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेखों का पाठ्य तैयार किया था। बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष का हस्ताक्षर है। बाणभट्ट ने उसको बांसुरी वादक भी कहा है। बाणभट्ट, मौर्य तथा मातंग दिवाकर जैसे लेखक उसके दरबार से जुड़े हुए थे। 648 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद यशोवर्धन 741 से 745 ईस्वी के दौरान शासन करता है। इसके समय में हमें राजनीतिक संकट दिखाई देता है और कई राजवंशों ने कन्नौज पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। यह काल राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का भी काल था।